कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आजकल वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं टाइम टू टाइम वीडियोज़ डालती रहूँ। ओके, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की लास्ट क्लास में हमने बाज़ारों के प्रकार और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता बाज़ारों के खंडीकरण के आधार, यानी कि बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स। ओके, तो देखिए, जैसे हमने जब बाज़ारों के प्रकार के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे बाज़ार के प्रकार होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है उपभोक्ता बाज़ार और दूसरा होता है हमारा संगठनात्मक बाज़ार। ओके, तो जिस तरीके से हमारे जो बाज़ार होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से जो हमारे खंडीकरण के आधार होते हैं वो भी हम दो प्रकार से ही उनको हम खंडीकरण करते हैं, यानी कि उपभोक्ता बाज़ारों का हम अलग खंडीकरण करते हैं और संगठनात्मक बाज़ारों का भी हम अलग से खंडीकरण करते हैं। तो आज की क्लास में हम उपभोक्ता बाज़ार के आधार पर जो खंडीकरण कर सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो उपभोक्ता बाज़ारों के खंडीकरण के आधार हैं वो हमारे टोटल 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 वर्ग होते हैं हमारे, जिसके हिसाब से हम इनका खंडीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में हम 3 वर्गों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भौगोलिक खंडीकरण जिसे हम ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। सेकंड है जनांकीय खंडीकरण, यानी कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। और तीसरा है मनोवृत्तिपरक खंडीकरण, यानी कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ओके, तो आज की क्लास में हम इन 3 वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। बाकी के जो वर्ग हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ वहां पर हम एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करते हैं जो एग्ज़ाम में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए जो कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए भौगोलिक खंडीकरण, यानी कि ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। तो देखिए, जो ये ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, जैसे कि आपके इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, भौगोलिक खंडीकरण यानी कि कोई भूगोल, कोई हिस्सा, यानी कि कोई स्थान के आधार पर हम जब खंडीकरण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भौगोलिक खंडीकरण कहते हैं। ओके, तो देखिए, इसके अंतर्गत बाजार को स्थान के आधार पर विभक्त किया जाता है। कोई कंपनी बाजार को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित कर सकती है, जैसे कि राष्ट्र, क्षेत्र, राज्य, नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र या पड़ोस, और फिर वे निर्णय ले सकती है कि उसे किस एक या कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करना है या सभी क्षेत्रों में कार्य करना है। ठीक है, तो इसके अंदर कंपनी क्या करती है, इसके अंदर कंपनी जो होती है सबसे पहले एरिया वाइज डिवाइड कर लेती है कि हमें कहाँ पे काम करना है, किसी एक कंट्री के अंदर काम करना है या हमें किसी सिटी के अंदर काम करना है, ठीक है, या किसी हमें विलेज के अंदर काम करना है। और वहाँ पर भी जब हम कोई कंट्री डिसाइड कर लीजिए, मान लें हमने कोई कंट्री डिसाइड कर ली कि हमें इस कंट्री के अंदर काम करना है, तो उस कंट्री के अंदर भी हमारे स्टेट्स होते हैं कि स्टेट्स के अंदर भी सिटीज़ होती है कि हमें ऑल ओवर द कंट्री काम करना है। ठीक है, तो ये सारे डिसीजन इसके अंदर लिए जाते हैं। तो टोटली इसको डिवाइड किस बेसिस पे किया जाता है, टोटली इसको जो डिवाइड किया जाता है वो हमारा एक स्थान के आधार पर किया जाता है, एक भूगोल के आधार पर किया जाता है कि इस एरिया में हमें काम करना है। एरिया वाइज इसको डिवाइड किया जाता है। तो इसके अंदर जो कोई कंपनी होती है वो एक कंट्री के सभी क्षेत्रों में भी काम कर सकती है या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी काम कर सकती है। ठीक है, तो डिसाइड उसको ये करना होता है कि वो कौन कौन सी जगह पर अपना कार्य करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा जनांकीय खंडीकरण, यानी कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ओके, तो देखिए, जनांकीय खंडीकरण के अनुसार बाजार को उपभोक्ता की जनांकीय विशेषताओं के आधार पर ग्रुपों में बांटा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो उपभोक्ता को बांटा जाता है वो जनांकीय विशेषताओं के आधार पर, यानी कि कोई जो उपभोक्ता है, ठीक है, कोई उपभोक्ता जो है उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, इस तरीके की जो चीज़ें होती है ये सभी जनांकीय विशेषताएं कहलाती है। ठीक है, तो देखिए, इसको कैसे हम बांटते हैं और कैसे उस बेसिस पे हम काम करते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है हमारा आयु। तो देखिए, आयु जो होता है, ये आयु हमारा जो खंडीकरण का एक बहुत बड़ा आधार होता है, क्योंकि जो अलग अलग आयु के जो लोग होते हैं, जो अलग अलग एज के लोग होते हैं, उनकी पसंद पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो
कम एज के जो पर्सन्स होते हैं उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो कुछ कम चीज़ें पसंद करते हैं, कुछ अलग सी चीज़ें पसंद करते हैं, ठीक है। वहीं थोड़े जो यंग एजेस के होते हैं उनको कुछ अलग चीज़ें पसंद आती हैं, ठीक है। तो जो एज होती है वो बहुत मैटर करती है। तो इसलिए यहाँ पर कंपनी क्या करती है, सबसे पहले कंपनी जो है वो एज डिसाइड करती है कि हमें कौन सी एज के लिए काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एज डिसाइड कर लेती है तो एज के अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है वो अगर बच्चों के लिए काम करना चाह रही है, ठीक है, अगर वो 0 से 3 ईयर्स के बेबीज़ का प्रोडक्ट बना रही है तो उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो 0 से 3 ईयर्स के जो बेबीज़ होते हैं उनके अगर हम क्लॉथ्स बना रहे हैं तो उसमें साइजेस के डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अगर हम उनके लिए फूड बना रहे हैं तो फूड के अंदर भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो एक 6 मंथ्स के बेबी के लिए अगर हम बना रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ होगी, क्योंकि उसको जो प्रोडक्ट्स चाहिए उसको थोड़ा सा हम कम क्वांटिटी में देंगे, जो उसके अंदर हम ग्रेन्स वगैरह डालेंगे वो कम क्वांटिटी में देंगे। वहीं अगर हम 3 ईयर्स के लिए बना रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें होती हैं, है ना। तो यही चीज़ होती है कि एक एज जो होती है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है सेगमेंटेशन का, तो इसलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिंग, यानी कि जेंडर। जेंडर क्या है, जेंडर के बेसिस पे भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं मार्केट का, क्योंकि जेंडर में अगर मान लीजिए कोई मेल है तो मेल जो है वो कुछ अलग चीज़ें खरीदेगा, उसको कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। वहीं अगर फीमेल है तो फीमेल जो है वो कुछ अलग चीज़ें खरीदेगी, उसको कुछ अलग चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कोई कॉस्मेटिक का आइटम है, कोई कॉस्मेटिक के आइटम बना रही है कोई कंपनी, तो वो मेल के लिए अलग प्रोडक्ट्स बनाएगी और फीमेल के लिए जो है वो अलग प्रोडक्ट्स बनाएगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी हम मार्केट का सेगमेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वैवाहिक स्थिति, यानी कि मैरिटल स्टेटस कैसा है। जहाँ पर भी कंपनी काम कर रही है वहाँ पर उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या वो मैरिड है वहाँ पर या फिर अनमैरिड है, ठीक है। तो हम मैरिड के लिए काम करें, अनमैरिड के लिए काम करें। मैरिड जो होगा, जो मैरिड पीपल होगा वो क्या करता है, वो सिर्फ अपने लिए परचेजिंग नहीं करता, ठीक है। वो अपने लिए सिर्फ परचेजिंग नहीं करता, वो क्या करता है, वो अपनी फैमिली के लिए भी परचेजिंग करता है, ठीक है। वो अपनी फैमिली में उनके जो उनके बच्चे होते हैं या उनके जो स्पाउस होते हैं अपनी स्पाउस के लिए भी परचेजिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी जो मैरिटल स्टेटस होता है ये भी हमारा एक फैक्टर होता है सेगमेंटेशन का। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आय, शिक्षा और पेशा। तो देखिए आय, शिक्षा और पेशा जो होते हैं ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वो कैसे, देखिए कोई भी पेशा है, कोई भी अगर प्रोफेशन में कोई हाई पोस्ट पर है, ठीक है, अगर कोई प्रोफेशन कर रहा है उसमें वो हाई पोस्ट पर है, तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स है कि उसके पास जो क्वालिफिकेशन होगी, जो उसकी शिक्षा होगी वो बहुत अच्छी होगी, तभी उसको हाई लेवल पे रखा गया है, तभी उसको उच्च स्तर पे रखा गया है ना। और साथ ही साथ अगर वो हाई लेवल पे है तो उसकी जो आय होगी, यानी कि जो उसका पे स्केल होगा वो भी अच्छा होगा, है ना। तो ये जो होते हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए इनको एक ही साथ रखा जाता है और देखा जाता है कि हम किस तरीके से किसके लिए काम कर रहे हैं। क्या हम ज़्यादा आय वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, कम आय वाले व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जो ज़्यादा आय वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो थोड़ा सा अच्छी चीज़ों को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। और जो कम आय वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी ज़रूरतों का सामान ही खरीदते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फैक्टर होता है सेगमेंटेशन का, तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओके, उसके बाद आज की क्लास में हम लास्ट पढ़ेंगे मनोवृत्त परक खंडीकरण, यानी कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ओके, तो देखिए इस खंडीकरण के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर उपसमूहों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक विशेषताएं यानी कि उनकी मानसिकता कैसी है, टोटल मिला के कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ठीक है, कैसे लाइफस्टाइल अपनी जीते हैं, किस तरीके से रहते हैं, ये सभी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं हमारी मनोवृत्त परक खंडीकरण यानी कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले आता है इसके अंदर जीवन शैली खंडीकरण यानी कि लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन। तो इसके अंदर कंपनी क्या करती है, इसके अंदर कंपनी सबसे पहले ये देखती है कि जहाँ पर कंपनी काम कर रही है वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, ठीक है। तो लाइफस्टाइल जो होता है वो हमारा, उनको हम कई चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे कंपनी काम कर रही है वहाँ का जो व्यक्ति हैं उनके पास
टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, ठीक है, तो समय की कमी है उनके पास, अगर उनके पास समय की कमी वाला अगर वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे वो एक टाइम में दो दो काम कर सकें, राइट। क्योंकि अगर किसी के पास भी समय की कमी है तो वो जल्दी से जल्दी अपने काम निपटाने की कोशिश करता है, तो वो एक टाइम में दो दो काम भी कर सकता है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है उस टाइम में, कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को बना के तैयार करती है जिससे कि कुछ उनके जो टाइम है उसकी बचत हो, जिससे जो व्यक्ति हैं वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, क्योंकि उनके पास टाइम की शॉर्टेज है ना, उनके पास टाइम की शॉर्टेज है तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे जिससे कि उनके टाइम की बचत होगी। ओके, वहीं दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर उन जहाँ पर कंपनी काम कर रही है तो वहाँ पर लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वहाँ पर धन की कमी है, मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, तो वहाँ पर कंपनी क्या करती है, वहाँ पर वो कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल के तैयार करती है जो हमारे कम बजट में भी हम जिसे खरीद सकें। ओके, तो कंपनी इस तरीके से भी अपने बाज़ार का सेगमेंटेशन करती है। ओके, नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व खंडीकरण यानी कि पर्सनालिटी सेगमेंटेशन। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, यहाँ पर कंपनी देखती है कि जो व्यक्ति हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी है, जहाँ पर कंपनी काम कर रही है उनकी वहाँ के व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, वो किस तरीके से क्या क्या काम करते हैं, कैसी पर्सनालिटी बना के वहाँ पर रखते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कि कोई कंपनी एक काफ़ी अच्छी स्टेट में काफ़ी अच्छे हाई सोसाइटी में अपना काम करना चाह रही है, तो वहाँ पर अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में अपनी पर्सनालिटी में अगर वो मान लीजिए योगा को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, योगा को इंक्लूड करते हैं कि वो डेली योगा करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें उन कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने होंगे जो उनकी पर्सनालिटी से रिलेट करे, और हमें उन्हें ये बताना होगा कि जो योगा है जैसे योगा है तो योगा के लिए हम मान लीजिए कोई ड्रेसेस वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, कोई उनके लिए क्लॉथ्स बना रहे हैं योगा करने के लिए, तो हमें बताना होगा कि जो योगा के लिए हम क्लॉथ्स बना रहे हैं ये सिर्फ आप योगा करते हुए नहीं पहन सकते, बल्कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, ओके, या फिर आप अगर घर में काम कर रहे हैं इजीली, तो आप उसको वेयर कर सकते हैं जिससे कि आप बहुत ही कंफर्ट फील करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना होता है, हमें उनकी पर्सनैलिटी से उसको रिलेट करना होता है। तो इस तरीके से जो कंपनी है वो पर्सनैलिटी के बेसिस पे भी मार्केट का सेगमेंटेशन करके अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मूल्य खंडीकरण यानी कि वैल्यू सेगमेंटेशन। तो देखिए मूल्य खंडीकरण क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो अपनी लाइफ में वैल्यूज़ चाहता है। वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं वैल्यू यानी कि मूल्य, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना के तैयार करना कंपनी का जो चाहत होती है, कंपनी चाहती है कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि जो व्यक्ति हैं उनको वैल्यूज़ मिले, यानी कि उससे उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, सिक्योरिटी मिले, एंजॉयमेंट मिले उस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इन ये सभी चीज़ें जो होती है ये एक पर्सन को वैल्यूज़ दिलवाती है, ठीक है। तो जितने भी हाई प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जो काफ़ी महंगे और हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो वैल्यू दिलवाती हैं किसी भी पर्सन को। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मूल्य खंडीकरण कहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।